आजादी के 78 साल बाद भी देश में जातिवाद का डरावना रूप है। कॉलेजों में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, शादियों में जाति देखी जा रही है, नौकरियों में सवर्णों का कब्जा है, फिर भी वंचितों के आरक्षण का झगड़ा चल रहा है। गांव में घनघोर छुआछूत, संविधान में बेशक छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाया गया हो, लेकिन फिर भी है। सोचिए, छुआछूत जैसा अपराध जो मानवता के प्रति कलंक है, उसको 78 साल में भी कोई सरकार उसका कोई रोकने का मजबूत इंतजाम नहीं कर पाए, तो फिर काहे की सरकार। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, देश की आजादी यानी भाग्य से मुलाकात। लेकिन उसी समय चीन भी आजाद हो चुका था 1949 में। आज 2026 में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, लेकिन हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद भी देश में जातिवाद का डरावना रूप है। कॉलेजों में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, शादियों में जाति देखी जा रही है, नौकरियों में सवर्णों का कब्जा है, फिर भी वंचितों के आरक्षण का झगड़ा चल रहा है। गांव में घनघोर छुआछूत, संविधान में बेशक छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाया गया हो, लेकिन फिर भी है। सोचिए, छुआछूत जैसा अपराध जो मानवता के प्रति कलंक है, उसको 78 साल में भी कोई सरकार उसका कोई रोकने का मजबूत इंतजाम नहीं कर पाए, तो फिर काहे की सरकार। कल्पना करो, अगर नेहरू जी ने 2026 वाले नए यूजीसी नियम जैसे सख्त नियम 1947 में ही पूरे देश के हर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, पुलिस और पंचायत में लागू कर दिए होते, तो क्या होता। जाति की वो दीवारें टूट जाती, देश तरक्की की राह पर बहुत आगे निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह नेहरू जी का सवर्ण होकर सवर्णों के प्रति नरम रवैया। आज उसी सच्चाई को हम वीडियो में खोल कर रखते हैं। वीडियो पूरा देखना, लाइक और शेयर भी करना। 2026 के नए यूजीसी नियम क्या है? जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए नियम जारी किए। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाने के नियम 2026। ये 2012 के पुराने यूजीसी नियमों से ज्यादा सख्त बनाए गए हैं, जिनकी जरूरत वर्तमान सीजीआई सूर्यकांत शर्मा जी पहले ही बता चुके हैं। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र और समानता समिति बनानी होगी। इसमें पिछड़ी जातियों, महिलाओं और विकलांगों के लोग भी होंगे। जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ तो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। 15 दिन में फैसला होना है। भेदभाव का मतलब साथ ही किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना, सीधा या इनडायरेक्ट तरीके से। नियम न मानने पर कॉलेज पर जुर्माना या उस संस्था को ग्रांट देना बंद कर देना या उसकी मान्यता रद्द कर देना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया तौर पर इन पर रोक लगा दी है, लेकिन बात साफ है कि इन नियमों से जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने की कोशिश की गई है। अब सोचो, अगर नेहरू जी ये नियम 1947 में ही पूरे देश में लागू कर देते, हर सरकारी स्कूल, बैंक, रेलवे, पुलिस में, तो आज हालत क्या होती। जातिवाद बहुत कम हो जाता, देश तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नेहरू जी का खुद का सवर्ण होते हुए सवर्णों के प्रति नरम रवैया और उनको जातिगत भेदभाव करने की छूट देना, या कहेंगे जातिगत भेदभाव को जारी रखना। नेहरू जी जाति व्यवस्था को जानते थे। उन्होंने लिखा भी था कि जाति प्रथा स्थिर है, पिछड़ी और देश और समाज के लिए नुकसानदायक है। कहने को तो उन्होंने अछूतपन हटाने और दलित आदिवासी आरक्षण का साथ दिया था, लेकिन सिर्फ कागजों पर साथ दिया। असलियत में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने की इच्छा शक्ति उन्होंने नहीं दिखाई। और दूसरी तरफ नेहरू जी SC/ST के जातिगत आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ थे। बाबा साहेब के डर से चाहे नेहरू जी आरक्षण व्यवस्था को अनमने ढंग से बेशक लागू कर दिया था,
नेहरू जी ने भूमि सुधार को तो किया ही नहीं, साथ ही आरक्षण व्यवस्था को भी उन्होंने कभी मन से लागू नहीं किया। इस बात का सबूत उनका 27 जून 1961 का पत्र जो तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखा था, जिसमें नेहरू जी ने लिखा था कि मुझे किसी भी तरह का आरक्षण पसंद नहीं है, खासकर नौकरियों में। मैं ऐसी किसी चीज का विरोध करता हूं जो दक्षता कम करे और दूसरे दर्जे के लोग तैयार करे। हम पिछड़ों की मदद तो करें, लेकिन दक्षता की कीमत पर नहीं। उन्हें शिक्षा दो, बैसाखियां मत दो। यह पत्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस किताब में लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर वॉल्यूम 5 में छपा है। वे कहते थे आरक्षण अस्थायी होना चाहिए और आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति पर नहीं। क्योंकि वो खुद सवर्ण थे, इसलिए उन्होंने कभी दलितों पिछड़ों की इतनी दुर्दशा को कभी महसूस ही नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई ज्यादातर सवर्णों के हाथ में थी। नेहरू खुद ब्राह्मण परिवार से आते थे। उन्होंने जमीन सुधार या जाति मिटाने का इसलिए कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया, जिसकी उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए था, जैसा कि माओ ने चीन में ये अभियान चलाए। और यह भी पक्का था कि बाबा साहेब के दबाव के आगे नेहरू जी को झुकना पड़ा था, इसलिए SC/ST का आरक्षण लागू हो पाया था। वरना नेहरू जी व्यक्तिगत तौर पर आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। अंबेडकर जी जब तक सरकार में रहे तब तक नेहरू जी अनमने ढंग से ही सही, लेकिन वंचितों, किसानों, मजदूरों की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देते रहे। लेकिन बाद में नेहरू जी से पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर विवाद होने पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सरकार को छोड़ गए थे। इससे जाहिर है कि महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों को अगर नेहरू जी संजीदगी से लेते तो बाबा साहेब सरकार को छोड़कर जाते ही क्यों। नेहरू जी का ध्यान धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर ज्यादा रहा, क्योंकि उसको वोट बैंक बनाने की शुरुआत वहीं से की गई थी। जातिवाद हटाने और भूमि सुधार के लिए नेहरू जी ने कभी सोचा तक ही नहीं। नतीजा 2026 में भी विश्वविद्यालयों में जातिगत अत्याचार की शिकायतें 118% तक अब बढ़ गई हैं। नेहरू जी ने RSS पर प्रतिबंध लगाया। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू सरकार ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। काफी मात्रा में कार्यकर्ता जेल गए थे, लेकिन अदालत में RSS का कहीं नाम नहीं आया। यह था नेहरू जी का नरम रवैया। RSS को दबाया, लेकिन जाति व्यवस्था को संस्थागत रूप से तोड़ा नहीं। चीन बनाम भारत, लगभग एक ही समय आजाद हुए चीन और भारत, लेकिन फिर भी इतना फर्क कैसे हो गया। 1950 में भारत और चीन की औसत आय लगभग बराबर थी। दोनों देश गरीब और कृषि प्रधान देश थे। चीन माओ ने 1949 से ही अपने देश में बड़े बदलाव किए। जमीन बांटी, पुरानी रिवाज तोड़े, बड़े पैमाने पर शिक्षा, महिलाओं को अधिकार दिए और उन्हें सख्ती से लागू किया। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आज इतना फर्क आने के बाद में चीन की अर्थव्यवस्था 20.85 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, भारत की 4.15 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिका की 32.28 ट्रिलियन डॉलर है। और जाति कुव्यवस्था हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकती आई है और अभी भी रोक रही है। सोचिए, संविधान लागू होने से पहले इस जातिगत भेदभाव ने ही सिर्फ एक जाति को क्षत्रिय कहकर लड़ने का अधिकार बताया। क्या वह एक जाति लड़ पाई? और लड़ पाई तो देश गुलाम कैसे हो गया? उसी प्रकार पढ़ने पढ़ाने का अधिकार एक जाति का बताकर क्या वह जाति पूरे देश को पढ़ा पाई? और अगर पढ़ा पाई तो देश में इतनी निरक्षरता कैसे हुई? उसी प्रकार व्यवसाय भी एक जाति के लिए बताकर क्या देश का व्यापार
सही चल पाया, और चल पाया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी पीछे कैसे रह गई? ये सोचने वाली बात है। भारत नेहरू का ढुलमुल मॉडल, उन्होंने जाति व्यवस्था को सहेज कर बनाए रखकर जातियों को वोट बैंक बनाया। 1951 में साक्षरता पर 18% दर थी। चीन ने तेजी से अपने देश में साक्षरता बढ़ाई। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को तोड़ा। हम आज भी पुरानी रूढ़ियों में धीरे धीरे चल रहे हैं। नतीजा, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कारखाने में हमसे काफी आगे निकल गया, और उसी वजह से हम चीन की बनी वस्तुएं अब आयात करने के लिए मजबूर हैं। और हम अपने देश भारत में, जहां कल कारखाने और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने थे, मगर हम अभी भी वंचितों के आरक्षण और समाज में जातिवाद और छुआछूत के झगड़ों में ही फंसे हुए हैं। अगर नेहरू जी ने शुरुआत में ही, यानी 1947 से ही समानता के सख्त नियम लागू कर दिए होते तो हम बहुत पहले महाशक्ति बन जाते। 78 साल बाद भी जातिवाद। 2026 में भी विश्वविद्यालयों में जाति की शिकायतें बहुत बढ़ गईं। जाति अपराध के हजारों मामले शहरों में, नौकरियों में, मकान और शादियों में छिपा हुआ जातिगत भेदभाव। नेहरू का अस्थायी आरक्षण आज स्थायी राजनीतिक हथियार बन गया है उन पार्टियों का। दोस्तों, नेहरू जी महान थे, लेकिन उनके सवर्णों के प्रति नरमी की इस एक गलती ने देश को पीछे कर दिया या पीछे रखा। अगर शुरू से ही सख्त नियम लागू किए होते तो आज जाति की राजनीति नहीं, मेरिट और विकास की बात होती। हमें अब क्या क्या करना चाहिए? इतिहास से हमें सीखना चाहिए और जाति व्यवस्था मिटाने का अभियान चलाना चाहिए। देश में कल कारखाने सरकारी तौर पर बढ़ाने चाहिए। जो भी नियम बने हैं उनके सही अनुपालन की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि तब तक नियम बनाने का कोई फायदा नहीं जब तक उनके सही पालन की समुचित व्यवस्था ना हो। अगर जाति व्यवस्था मिट जाती है तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तब अगर आरक्षण की जरूरत होगी भी तो उसको आर्थिक आधार पर किया जा सकता है और उस पर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कमेंट में बताएं, क्या तुम्हें लगता है कि नेहरू जी ने जातिवाद को मिटाने के लिए कभी कोई कदम उठाया था या नहीं? यह नेहरू जी की गलती थी या नहीं? और भूमि का भी सही तरीके से बंटवारा नहीं किया, और उसकी वजह यही लगती है कि नेहरू जी खुद सवर्ण थे और सवर्णों ने ही ज्यादातर भूमि पर कब्जा किया हुआ था, और इसीलिए चीन से हम इतने पिछड़ गए। वरना चीन से हम आगे भी तो हो सकते थे। और इसमें नेहरू जी का नाम इसलिए आया है या इस वीडियो में लिया गया है क्योंकि देश आजाद होने के बाद में शुरुआत वहीं से हुई थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और उस टाइम जो स्ट्रक्चर बन गया वही अब तक चला आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।